जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियोस में हमने मूल अधिकार के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35। इसके बाद हमारे मूल अधिकार का चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो वैसे तो हमने देखा था कि आर्टिकल 12 कहता है मूल अधिकार क्या होते हैं, उसकी परिभाषा दी थी और उसके साथ साथ राज्य की परिभाषा दी थी कि राज्य क्या होता है और मूल अधिकारों के लिए राज्य क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब डेरोगेशन, यानी जो भी मूल अधिकार को बाधित करे उन सारे नियम कानून को खत्म कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने मूल अधिकारों को देखा था। अब हमको जानने को मिलेगा कि मूल अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है। वैसे तो सीमित करने के लिए आगे के आर्टिकल में हम देखेंगे, जो कि शुरू होगा भाग 18 में। उसमें भी हमारे मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए रोका जाएगा आपातकाल के दौरान। तो अभी देखते हैं आर्टिकल 33 को। आर्टिकल 33 कहता है मूल अधिकारों को सीमित करना। तो किसके मूल अधिकारों को सीमित करना? जैसे सेना हो गया, गुप्तचर हो गया, मीडिया हो गया, राजदूत हो गया। तो इनके मूल अधिकारों को क्यों हमको सीमित करना है? आखिर क्या वजह है कि हम इनके अधिकारों को सीमित करेंगे? तो जैसे कि सेना, हम सबको मालूम है, सेना हमारे देश की रक्षा का कार्य करती है। तो इनको बहुत सारी खुफिया जानकारी मालूम होती है हमारे देश के बारे में, दुश्मन देश के बारे में। अगर ये हमारे देश की खुफिया जानकारी को बाहर लीक कर देंगे तो दुश्मन देश हम पे आक्रमण कर सकते हैं। मतलब वो अपनी तरफ से फायदा उठाएंगे और हमारे देश को नुकसान देंगे। तो जिसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए बोला गया है कि सेना जो है उसको हर जगह बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी सेना के बारे में, मगर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी सेना का रिटायर्ड अधिकारी ऐसी जानकारी बाहर नहीं भेजेगा जिसकी वजह से हमारे देश को प्रॉब्लम हो। एक्चुअली क्या होता है, सेना बहुत सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है और जब वो रिटायर हो जाते हैं उससे स्ट्रेटेजी को शेयर कर देती है, जैसे मूवी के थ्रू हमें मालूम चलता है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमें मालूम चलता है, बट हमारे दुश्मन देश को भी साथ में पता चल जाता है। तो अभी आपने सुना होगा इसी साल के आसपास इस चीज पे बैन लगा दिया गया है। दूसरा देखते हैं गुप्तचर, इसको बोलते हैं खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसी, जैसे भारत में आपने रॉ का नाम सुना होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपने एक और नाम सुना होगा मोसाद का, मोसाद। ये इजराइल की बहुत ही बड़ी खुफिया एजेंसी है जो कि दुनिया में नंबर 1 स्थान रखती है। तो ये इजराइल की मोसाद है, ये खुफिया एजेंसी भारत के रिस्पेक्ट में देखे तो रॉ है। तो इनको भी हमारे देश के बारे में बहुत सारी जानकारियां मालूम होती है। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश या दुश्मन देश की भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं। अपन मान के चले, जैसे हमारी खुफिया एजेंसी को नेपाल के बारे में कोई जानकारी है जिसकी वजह से हम नेपाल पे कब्जा कर सकते हैं या फिर उसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी? हमारा देश तो सेक्युलर देश है, किसी एक पंथ को नहीं, धर्म को नहीं मानता, पंथ निरपेक्ष देश है। तो हम तो नेपाल का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, मगर उसकी खुफिया जानकारी को अगर पब्लिक में बाहर ला देंगे तो वैसे भी आपको चाइना की स्ट्रेटेजी पता है, हर देश पे अपना कब्जा करना चाहता है। तो ये नेपाल पे भी कब्जा कर सकता है उस चीज को अपना के। तो गुप्तचरों को क्योंकि बहुत सारी नॉलेज होती है, इसलिए इनको भी बोला गया है कि आप हर चीज को बता नहीं सकते, नॉर्मली रहिए, आप साधारण मनुष्य की तरह रहिए। मगर जो भी खुफिया एजेंसी है जो देश के लिए संवेदनशील होते हैं जो बात है, तो वो बता नहीं सकते हैं। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, एक्चुअली मैं मूवीज कम देखती हूँ तो मुझे आइडिया कम है, बट मैंने एक मूवी देखी थी एजेंट विनोद। तो उस एजेंट विनोद में वो मतलब गुप्तचर ही होता है जो सैफ अली खान होता है। तो ऐसी मूवीज पर मैंने अभी बताया सेना वाली कोई मूवी है, ये गुप्तचर वाली जो होती है, ये एक्चुअली सेना को भी गुप्तचर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो इन पे बैन लगा दिया गया है। आई थिंक मूवी वाला सेना पे तो मुझे श्योर नहीं है, बट गुप्तचर वाली जितनी भी मूवियां हैं, जितनी भी खुफिया एजेंसी वाली हैं, उन पे बैन लगा दिया गया है कि ऐसी स्ट्रेटेजी पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। तीसरा है, अपन पहले राजदूत को देखते हैं। राजदूत मतलब होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है कि हमारे देश का कोई प्रतिनिधि विदेश में जाता है, वहां रहता है, जो भी वीजा संबंधी कार्य होते हैं, वीजा मतलब होता है कि
दूसरे के देश में जाने के लिए, जैसे मुझे अमेरिका जाना है तो मैं पहले पासपोर्ट बनवाऊंगी। ये पासपोर्ट मतलब होता है कि मैं अपने देश से परमिशन ले रही हूँ कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो जा सकती हूँ या नहीं। मगर ये तो हमारे देश की बात हो गई, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है तो वहां से भी पूछना पड़ेगा ना कि मैं आपके देश में आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ। तो उसके लिए वो सामने वाला देश मुझे वीजा जारी करेगा, बोलेगा हाँ आप आ सकती हो। तो आई होप आप समझे होंगे कि मुझे अपने देश से परमिशन लेने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, पर दूसरे देश से अनुमति मांगने के लिए वीजा बनवाना पड़ेगा। तो वीजा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो राजदूत करते हैं। तो हमारे लगभग हर देशों में एक राजदूत होता है और उस देश के भी राजदूत हमारे देश में आते हैं। तो इनको भी बहुत सारी सेंसिटिव बातें मालूम होती है देश से रिलेटेड। तो ये भी अगर कोई भी सेंसिटिव इशू बाहर लाते हैं तो उससे उस देश को, संबंधित देश को या हमारे देश को नुकसान होगा। इसलिए इनको भी बोला गया है कि आप हर जगह पे स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं सेंसिटिव मुद्दों पे। अब आती है मीडिया। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया है, क्योंकि हमारे देश में एक मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि देश में क्या चल रहा होता है इसकी जानकारी हमें मीडिया के द्वारा ही पता चलती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसके अधिकारों को भी सीमित करने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं। 26 नवंबर 2008 में एक हमला सुना हुआ आपने, ताज होटल हमला। तो वैसे तो ये हमला बहुत सारी जगह पे हुए थे, मतलब मुंबई के और भी क्षेत्रों में हुए थे और भी जगह पे, पर ये ताज होटल बहुत फेमस है। ये उस समय का अभी भी बहुत बड़ा होटल में गिना जाता है। तो उस समय तो और भी अच्छा होटल था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और विशेषतः उन लोगों का शायद टारगेट यहूदियों को मारने का था। तो लश्कर ए तैयब एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, तो इसने अटैक किया था। तो इसमें क्या हुआ था, मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, जो कि पॉजिटिव हो सकता था, होता ही है। बट आजकल की मीडिया आप देख रहे हैं कि 180 रैंक, टोटल 180 देशों में 150 रैंक ला रहे हैं। पहले तो 142 था, तो ये तो कुछ अच्छा तो नहीं है, बट अभी और खिसक गया, 8 नंबर लॉस पे चला गया है। तो अभी हम देखते हैं कि मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारी नॉलेज को बढ़ाने में, बहुत सारी चीज़ों में। तो ताज होटल में क्या हुआ था कि यहाँ पे आतंकवादी घुस के लोगों को मार रहे थे, बच्चे बूढ़े किसी का भी लिहाज नहीं कर रहे थे, सबको मार दिया था, मतलब बहुत सारे लोगों को। तो हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाया था इसको बचाने के लिए। तो उस टाइम पे मीडिया ने क्या किया कि ये देखिए, ये लाइव दिखा रहे हैं हमारे नौजवान जो हैं, ये हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए, दरवाजा खोलते हुए, ऐसे दिखा रहे थे। लाइव टेलीकास्ट तो हर कोई देखता है, और चूंकि ये ताज होटल था, बहुत बड़ा होटल था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टीवी भी उपस्थित थी। तो जो आतंकवादी थे वो रूम से ही देख रहे थे इन घटनाओं को कि अब इंडियन आर्मी आई, यहाँ पे पहुंची, वहां पे पहुंची। तो इनने क्या किया, जहाँ पे हम जीत सकते थे, मीडिया की वजह से हम हार गए, क्योंकि उनको लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन थी हमारे सैनिकों की, वो पता चल गई थी, और उन्होंने, आतंकवादियों ने फिर उनको मारना चालू कर दिया। इससे भारत इन द सेंस जो हमारे जवान थे, बहुत सारे शहीद हो गए, और कुल मिला के ये हमारा जो अभियान था वो मतलब खराब हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मीडिया हर जगह बोलेगी, तो इससे हमको नुकसान तो हम देख ही चुके हैं क्या हो गया। इसलिए मीडिया को भी बोला गया कि आप हर जगह पे हर चीज़ों के बारे में नहीं बोल सकते, विशेषतः सेंसिटिव मुद्दों पे। जैसे अभी आपने देखा होगा गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है, पिछले 2020 से 21 की बात है, ये ऑलमोस्ट जून की बात है, जून। हाँ, तो उस टाइम पे भी गलवान वैली इंसिडेंट में भी हमको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कि भारत के कितने लोग शहीद हुए, क्या वार्ता हो रही है हमारे और चीन के बीच में, और आगे क्या आउटकम आना है, ये कुछ नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मीडिया के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, इससे हमको लॉस हो सकता था। इसलिए आर्टिकल 33 कहता, आर्टिकल 32 तक तो भर के हमको मूल अधिकार दिए गए कि हम इसके लिए स्वतंत्र ये कर सकते हैं, हमको ये प्राप्त है, हम अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं, मगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो क्यों लगा दिए गए, आई होप आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 34 देखते हैं। आर्टिकल 34 कहता है सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार को रोकना।
यहाँ पे भी मूल अधिकार को रोकने की बात की गई। मगर ये सैन्य कानून क्या होता है? तो सैन्य कानून मतलब होता है सैनिक का कानून। अब ये सैनिक कानून क्या होता है? अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी सेना पड़ा, यहाँ पे भी सैनिक, तो यहाँ पे जो सैनिक होते, सेना होती है, उन सबके कानून को रोका है। मगर ये सैन्य कानून एक अलग होता है। जैसे हमको मूल अधिकार प्राप्त है, वैसे हमारी भारतीय सेना में शामिल नौजवानों के लिए कुछ रूल होते हैं। तो वो रूल एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने छावनी देखा होगा, मतलब बड़े बड़े शहरों में आपने अक्सर छावनी एरिया को देखा होगा, जिसे कैंट एरिया बोलते हैं। ये होता है कंटोनमेंट जोन, लेकिन इसको शॉर्ट में कैंट बोला जाता है। तो कैंट एरिया में क्या होता है, यहाँ पे सेना रहती है। आपने देखा होगा कि जब भी कंटोनमेंट एरिया में जाते हैं तो वहां पे अगर एक बाइक लेके जा रहा है कोई, तो जो राइडर होता है उसको हेलमेट लगाना जरूरी होता है। अगर उसके कोई पीछे बैठा है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए। टू व्हीलर या बाइक में 3 लोग अलाउड नहीं होते हैं। अगर मतलब अलग अगर उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे 3 लोग हैं या फिर विदाउट हेलमेट चला रहा है, तो पहले तो वो अंदर आने से ही रोक देंगे। बाई चांस आप अंदर चले जाते हैं तो आपको रोकेंगे, फाइन लगाएंगे या फिर धुलाई भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और उन्होंने धो दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस में शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही सैन्य कानून लगता है। मगर कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी की कंडीशन में, मान के चलिए मैं जहाँ पे रहती हूँ, मान के चलिए मैं कोई गाँव में रहती हूँ, वहां पे सैनिकों को भेज दिया गया। अब वहां पे सैनिकों को भेजेंगे तो वो अपना कानून जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक रूट पे एक ही व्यक्ति दिखना चाहिए, 100 मीटर की दूरी पे 2 लोग के अलावा एक साथ और नहीं होना चाहिए, ग्रुप में नहीं चलना चाहिए, ये धारा लगेगी, वो धारा लगेगी, ऐसा कोई भी रूल अगर इम्पोज करते हैं तो हमें उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा एरिया है और हमें मूल अधिकार प्राप्त है। मगर सैनिक कानून अगर किसी भी एरिया में लगा दिया गया तो हमारे मूल अधिकार उस समय तक कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप ये तो समझ गए होंगे कि क्या कारण है कि इनके अधिकारों को सीमित किया गया, और ये इन लोगों के लिए अधिकार है, जबकि हम जैसे आम नागरिकों के लिए आर्टिकल 34 लागू होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए जहां मैं मेरे गांव में मान के चलिए कोई आतंकवादी घटना होने वाली है, जिसकी जानकारी हमें रॉ द्वारा पता चल गई, तो इस पे मिलिट्री एक्शन लेना पड़ रहा है। तो मिलिट्री एक्शन लेंगे तो कभी मिलिट्री को यहाँ जाना पड़ेगा, कहीं वहाँ। आमतौर पे हर जगह पे ट्रैफिक रूल बहुत ज्यादा, मतलब ट्रैफिक की वजह से आवागमन में बहुत प्रॉब्लम होती है, और आजकल हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक जाम भी लगता है। लेकिन मिलिट्री वाले अगर जाम में फंसे रहेंगे तो अपना ऑपरेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह पे पहले से ही बोल दिया जाता है कि इनका जो भी एक्टिविटी है वो उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो पहले से ही वो सैन्य कानून लगा देते हैं जिसमें भीड़ भाड़ ना हो, उनको रोड पूरी खाली मिलेगी, तो आराम से आ जा सकते हैं रोड। इसलिए बोला है कि सैन्य कानून जब भी लागू होगा तो हमारे मूल अधिकार रुक जाएंगे। अब आर्टिकल 35 को देखते हैं। आर्टिकल 35 कहता है संसद मूल अधिकारों को प्रभावशील बनाने के लिए या फिर और शक्तिशाली बनाने के लिए नियम कानून बना सकती है। तो और प्रभावशाली क्या होता है या फिर शक्तिशाली लिख दूं इसको, तो ये शक्तिशाली मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून जो हमारे मूल अधिकारों को बाधित करेंगे वो हटा दिए जाएंगे, उनको हम हटा सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं, यानी पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। और विशेषता ये पर्सनल लॉ के ऊपर से था। मैंने आपको बताया था पर्सनल लॉ क्या होता है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो ये विशेषता पर्सनल लॉ के लिए था, क्योंकि आर्टिकल हमको आर्टिकल 14 से लेके 32 तक ऐसे मूल अधिकार दिए हैं जो हर किसी के लिए जरूरी है, तो उनको तो समाप्त कर ही नहीं सकते क्योंकि वो किसी और मूल अधिकार को बाधित नहीं करते हैं। तो हम संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि इन आर्टिकल के अलावा कोई और अन्य आर्टिकल जो हमारे लिए जरूरी है उनको जोड़ सकते हैं, या फिर इन्हीं आर्टिकल में संशोधन करके इनको और मजबूत बना सकते हैं। तो आर्टिकल 35 ये कहता है। तो अभी आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि आर्टिकल 11 में भी हमने ये
कुछ इसी प्रकार का देखा था। आर्टिकल 35 भी यही कहता है। आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित था कि नागरिकता के लिए संसद यानी संसद का गृह मंत्रालय नियम कानून बना सकती है, जबकि आर्टिकल 35 मूल अधिकारों के बारे में बात करता है कि मूल अधिकार को और प्रभावशाली बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो ये तो आर्टिकल 33 से 35 हो गए हैं, हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट हैं जो कि आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि भाग 1, 2, 3 जो हम पढ़ चुके हैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, या उससे रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक देख लेते हैं हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद आगे के भाग में चलेंगे जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और इसमें मैं यहीं पे आपको डायरेक्ट बताऊंगी, कुछ लिख के नहीं लाऊंगी, लिखूंगी वही जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया हो, या फिर कुछ ऐसी ट्रिकी चीजें होंगी जो मालूम होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।